आओ अब अपन देखते हैं आर्टिकल 20, ठीक है ना। आर्टिकल 20, 19 तक अपन ने देख लिए, 19 तक देख लिया। अब देखते हैं आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, और इसी को अपन अगर हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो क्या, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है ना, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के लिए वर्ड आता है कॉन्विक्शन। देखो ये दोष सिद्धि क्या है कि जैसे मान लो कोई अपराध हुआ है, उसके अपराध की वजह से पुलिस ने किसी को, मुजरिम को पकड़ा है। ठीक है, तो अब मुजरिम से दोष सिद्ध करवाना है पुलिस को। ठीक है, तो मुजरिम को मुजरिम से दोष सिद्ध करवाना है पुलिस को, तो इसमें मुजरिम के क्या क्या अधिकार है, ये इंपॉर्टेंट है ना, दोष सिद्धि के संबंध में। ठीक है, अब क्या है, अब अपन देखते हैं, इनसे 3 बिंदु समझो, आपको अच्छा समझ में आएगा आगे और। ये क्या क्या है देखो, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। मतलब ये जिसने चोरी करी है ना, जो चोर है, ठीक है, जिसने अपराध किया है, ये उसकी स्वतंत्रताओं से इसका संबंध है ना। इसके तहत 3 तरह की स्वतंत्रताओं का, 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। क्या? अपराध करने के समय जो कानून है ना, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानूनों के तहत। इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आज के दिन चोरी हुई है, तो आज की तारीख में जो सीआरपीसी आईपीसी बोलता है उसके अनुसार उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को या अपराधी को सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले जो कानून था, 50 साल पहले जो कानून था, या अगले 5 साल बाद जो कानून होगा उसके अनुसार से सजा मिलेगी। ठीक है ना, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो, है ना। पोस्ट का मतलब वही पास्ट। ठीक है, तो एक्स पोस्ट पोस्ट फैक्टो उसको कोई भी पनिशमेंट लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, है ना। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जो प्रेजेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग मुजरिम को सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये एक तरह से देखो स्वतंत्रता होगी ना, जो उस अपराधी ने या मुजरिम ने एंजॉय करी है, कि उसको पुराने कानूनों के तहत सजा नहीं मिलेगी, वर्तमान में जो कानून है, ठीक है, उस सजा के अकॉर्डिंग उसको वो सजा मिले, मतलब उस जुर्म के अकॉर्डिंग जो सजा है ना वो उस व्यक्ति को मिले। कोई दूसरी स्वतंत्रता देखना अपन क्या है, इस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है ना, मतलब एक अपराध किया, जैसे एक बार आपने मर्डर कर दिया तो एक ही बार सजा मिलेगी, एक बार चोरी कर दी तो एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा मिले। इसी को अपन इंग्लिश में कहते हैं नो डबल जियोपार्डी, है ना। डबल का मतलब दोहरा, और जियोपार्डी का मतलब होता है दंड, और नो का मतलब नहीं, तो 2 बार दंड एक सजा के लिए नहीं दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। फिर तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना। स्वयं के विरुद्ध क्या है, जैसे आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप न्यायालय में ये कॉन्फेस, ये स्वीकार करो कि हाँ ये जुर्म मैंने ही किया। मतलब कहने मतलब आपको अपने बचाव का पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये किसको रोकने के लिए, ये जैसे पहले पुलिस थानों में जैसे 3rd डिग्री टॉर्चर होता था, 3rd डिग्री, तो उसमें क्या करते थे, पुलिस बुरी तरह पीटती थी मुजरिम को। मतलब चाहे वो मुजरिम संदेह के आधार पर, लेकिन उसको बुरी तरह पीटती थी पुलिस। और पुलिस का मानना होता था कि अगर इसने एक बार थाने में जो गवाही दे दी ना वही मान्य होगी। जबकि आज की तारीख में क्या है कि न्यायालय में जो गवाही व्यक्ति देता है वो मान्य होती है। तो इसलिए क्या, अब पुलिस जैसे क्या थाने में उसको पीट नहीं सकती, दबा नहीं सकती कि हाँ तुम न्यायालय में सही, मतलब अपने अगेंस्ट में तुम गवाही दोगे। ठीक है, न्यायालय में कहने का मतलब क्या है कि न्यायालय के अंदर वो व्यक्ति फ्री है, किसी भी तरह का वो गवाह दे सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे विटनेस टर्न हॉस्टाइल होता है, जैसे मूवीज वगैरह में देखते हो कि थाने में बोल जाता है यहाँ ठीक मैं गवाह दूंगा, गवाही दूंगा, और मतलब मुझे अपराध स्वीकार कर लूंगा, और वो कोर्ट में जाके वो पलट जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध सेल्फ इंक्रिमिनेशन न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ऐसे है ये चीज। ठीक है, तो ये अपन ने देखा ये 3 तरह की स्वतंत्रताएं हैं जो किसी भी अपराध करने वाले या अपराधी व्यक्ति के पास होती हैं। एक तो क्या, उसको पुराने कानूनों के तहत सजा नहीं मिलेगी। दूसरा क्या, एक जुर्म के लिए एक बार सजा मिलेगी। और तीसरा क्या, उसको स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया। ओके, तो ये है अनुच्छेद 20। ठीक है, देखो अनुच्छेद 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में लोकतंत्र के लिए भी, क्योंकि ये वो 2 अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं होते हैं। मतलब ये अजर हमारे ही अनुच्छेद, अनुच्छेद 20 और 21, इसलिए अपन को जानना जरूरी है। समझे?
ऐसे। ओके, तो 20 अपन ने देख लिया। अब 20 का एक जुड़वा भाई है 21, उसको देखते हैं अपन, वो क्या कहता है। आओ, अनुच्छेद 21 देखते हैं ना। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो दो वर्ड आ रहे हैं, प्राण और दैहिक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ तो हो गया प्राण, और पर्सनल पर्सनल हो गया दैहिक। ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है ये आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21। मतलब आर्टिकल 21 वो राइट है, फंडामेंटल राइट है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड व्याख्या करी है। समझ लो, जैसे मैं लेटेस्ट एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे ये अपने कोविड क्राइसिस जो अपन गुजर रहे हैं, कोविड 19 क्राइसिस एंडेमिक, तो इसमें भी क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको जोड़ा है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसकी बिल्कुल निःशुल्क या बिल्कुल मिनिमम चार्जेस पे कोविड जांच की जाए और किसी को भी प्रताड़ित की नहीं किया जाए। समझ लो, तो ये सारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से गवर्न हो रहा है वर्तमान में भी। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि लाइन आपको अक्सर सुनाई देती है मैसेजेस में कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, कि मतलब उसकी प्रतिष्ठा को अपने को कोई आघात नहीं पहुंचानी है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत। समझ रहे हो यूं। तो क्या है ये, देखो आर्टिकल क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। मतलब कानून सम्मत जो है वो व्यवहार उसके व्यक्ति के साथ उसके जीवन काल में किया जाएगा। ठीक है ना, विधि द्वारा स्थापित मतलब जो कानून कहता है ना, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति, मतलब उसको मतलब उसके अलावा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिकार से वंचित किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। अब इसमें देखो दो आ रहे हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन दोनों के अंदर क्या भेद होता है जानना जरूरी। सबसे पहला, राइट टू लाइफ, प्राण की स्वतंत्रता से क्या मतलब है, व्यक्ति के शरीर और उसके अंगों की सुरक्षा। ठीक है ना, मतलब फिजिकल रूप में। ठीक है, और पर्सनल लिबर्टी में क्या, सॉरी मनमानी हिरासत में रखने के विरुद्ध स्वतंत्रता। ठीक है, दैहिक। ठीक है, उसकी पर्सनल एज ए पर्सन जो लिबर्टी है वो क्या, कि मनमानी हिरासत में कोई उस व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं रख सकता, सिर्फ जो कानून बोलता है उसके तहत उसको हिरासत में अपन रख सकते हैं। फिर क्या, प्राण में शरीर पर हमले के विरुद्ध सुरक्षा, और दैहिक में क्या होगा, निजता, निजी जीवन में कपड़े, निवास आदि चुनने की स्वतंत्रता। तो जो अपन देखते हैं ना, एक निजता का अधिकार जो आधार के संदर्भ में बहुत चर्चा में था, तो वो ये पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब निजी निजता जैसे जो है ना, कि मैं मेरे पर्सनल टाइम में जो भी करूं, ठीक है, बंद रूम में मैं जो भी करूं उसके लिए मैं फ्री हूं, ऐसे। तो ये निजता, निजता जीवन के निजता है, निजी जीवन के कपड़े, निवास आदि चुनने की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर प्राण की स्वतंत्रता में क्या, प्रताड़ना से मुक्ति। देश स्वतंत्रता में इसको अपन क्या देते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी मैं आ जा सकता हूँ। और प्राण की स्वतंत्रता में प्रताड़ना से मुक्ति, कि मेरे को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। फिर प्राण की स्वतंत्रता में अपन देखते हैं आजीविका, शिक्षा एवं शुद्ध पर्यावरण। ये इसमें शुद्ध पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे धुआं युक्त, आवाज युक्त पटाखे ज्यादा नहीं चलेंगे, वो यही है, इसी के तहत ही राइट टू लाइफ। इच्छा मृत्यु जैसे जो अपन देखते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि मैं गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता, जैसे मान लो ज्यादा बीमार हूँ, तो मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। ठीक है ना, तो आपने ये पढ़ेंगे, इच्छा मृत्यु भी आएगा। आपने क्या है, इथेनेशिया बोलते हैं इच्छा मृत्यु को। तो एक्टिव इथेनेशिया आपने अलाउ नहीं है, सक्रिय इच्छा मृत्यु अलाउ नहीं है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अलाउ है आपने। तो सक्रिय सक्रिय का इच्छा मृत्यु मतलब क्या है, कि जैसे वेंटिलेटर हटाने के बाद मैं मरूंगा नहीं। ठीक है ना, वेंटिलेटर हटाते हुए व्यक्ति मरेगा नहीं, उसको ऊपर से कोई इंजेक्शन देना पड़ेगा, वो तो हो जाती सक्रिय। और निष्क्रिय क्या है, कि जैसे वेंटिलेटर जो अपन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट से उनको हटाएंगे, वैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो सक्रिय इच्छा मृत्यु अलाउ नहीं है इंडिया में, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अलाउ है। ठीक है, क्योंकि सरकार ने इसलिए नहीं किया क्योंकि सक्रिय इच्छा मृत्यु ऐसे है बिल्कुल कि आप उस व्यक्ति को मार रहे हो जानबूझ के। तो कोर्ट का ये मानना है कि जब आप किसी व्यक्ति को जीवन दे नहीं सकते, तो आपको किसी व्यक्ति के जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। तो ये सब प्राण स्वतंत्रता ही है। ठीक है, अब देश स्वतंत्रता में क्या देते हैं, निगरानी एवं नियंत्रण के विरुद्ध स्वतंत्रता। जैसे कोई आपको वॉच नहीं कर सकता घर के बाहर खड़े रह के कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, है ना, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा। ठीक है, ऐसे ही। तो ये डिफरेंस होता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में, प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता। मेन बेस ये रखना है कि प्राण में मतलब अपन को शरीर से मतलब है, और दैहिक के अंदर अपन को ये देखना है कि अपने जैसे जो
स्वतंत्रता है मेरी, ठीक है ना, मतलब मेरे विचारों की खास तौर पे जो स्वतंत्रता है उसको, या मेरे फिजिकल बॉडी को जो आवागमन की जो स्वतंत्रता है उसको किसी भी तरह से बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से इसका संबंध तुलनात्मक रूप से देख सकता है, जैसे आप निजता निजी जीवन में ये देखो कपड़े निवास आदि चुनने, तो ये मस्तिष्क से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो मस्तिष्क से रिलेटेड होने के कारण मेंटल है कंपेरेटिवली प्राण की तुलना में। ऐसे इसको अपन को टेबुलर रूप में समझना है, दोनों में डिफरेंस अपन को आना चाहिए। और ये कंबाइंड इसको अपन आर्टिकल बोलते हैं प्राण एवं देवी स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आपातकाल के दौरान भी ये अनुच्छेद 20 और 21 निरस्त नहीं होते हैं, इसलिए। ठीक है, फिर इस प्राण की स्वतंत्रता का एक बहुत ही ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, वो इस फाइल के लास्ट में उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये था अनुच्छेद 21। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 21 क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या, 21 क्या क्या कहता है ना, इसको 21 ए भी अपन पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या है 21 क्या है। अब देखो, पहले इसमें देखो ये मेन आर्टिकल है, देखो इसमें कोई भी यूं ब्रैकेट कोष्टक नहीं लग रहा है, जबकि अपन ने देखा था 19 के अंदर कोष्टक लग रहा था। तो 19 जो है वो, ये 19 जो है ना, ये सब आर्टिकल है, जबकि ये जो क्या है ना, ये सब आर्टिकल नहीं है, ये मेन ही आर्टिकल है। ठीक है, 395 जो अपन पढ़ते हैं मेन आर्टिकल ये हुआ। ओके, तो आओ शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये 21 के हमें जोड़ा गया है, मतलब पहले 21 का नहीं था, फिर 21 का है, ऐसे अपन देखते हैं। राइट टू एजुकेशन क्या है, राज्य, राज्य मतलब स्टेट, स्टेट की परिभाषा अपन ने कहा, लेकिन मुझे बताओ, है ना, अपन ने 14 से देखा था समता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, तो अपन ने, आप मुझे बताओ कमेंट में, अभी कमेंट करके बताओ फटाफट कि अपन ने ये स्टेट की परिभाषा कौन से आर्टिकल में देखी थी। मैं भी भूल गया, आप ये समझ लो, आप मुझे बताओ, क्यों दे दिया मैंने आपको, कमेंट में बताओ फटाफट। ठीक है ना, क्या है 21 के, क्या है, राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। है ना, मतलब 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए, 6 से 14 क्या होता है, इसको अपन बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, मतलब 5 साल पे भर्ती होता है बच्चा, अपन देखते हैं किड्स ग्रुप में। ठीक है, तो ये अपन जैसे जो देखते हैं कि पहली से 8वीं तक की जैसे शिक्षा, या मेन यू मान लो पहली से 5वीं तक की शिक्षा जैसे जो है वो अपन इसके अंदर देखते हैं। ठीक है ना, जैसे छह साल की उम्र पे वो आया, तो 6 3 9, 3 साल तो मतलब किंडर गार्डन में निकले, किंडर गार्डन में, फिर 9 से अपन 14 तक देखते हैं, तो ये आगे कितने 6 साल, तो पहली से छठी, तो ये मतलब लोअर प्राइमरी, मतलब किड्स ग्रुप, किड्स ग्रुप में मतलब क्या था, एलकेजी, लोअर किड्स ग्रुप, यूकेजी, अपर किड्स ग्रुप, ऐसे, और फिर जैसे प्रेप जैसे अपन इसको बोल देते हैं यू, और फिर फर्स्ट से लेके 6 तक। ठीक है, तो ऐसे अपन जैसे देखते हैं टोटल 9 क्लासेस की गारंटी क्लास सरकार लेती है। तो इसमें देखो क्लासेस वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं, ये आयु वर्ग लिखा हुआ है 6 से 14 बच्चा, आयु के समस्त बच्चों के लिए, है ना, ये समस्त बच्चे इसमें बीपीएल एपीएल दोनों शामिल है, बिलो बोर्ड लाइन एंड अबव बोर्ड लाइन। ठीक है ना, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क मतलब टोटल फ्री, आप देखते हो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में खासतौर पे यूनिफॉर्म, है ना, मतलब स्कूल की पोशाक, बुक्स सब फ्री है तो निःशुल्क और अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब क्या, आपको आपको अटेंडेंस सुनिश्चित करनी है, ये जो बड़ा आ रहा है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य, अटेंडेंस सुनिश्चित करनी है। ठीक है, तो कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी, एफसी, फ्री एंड कंपलसरी। तो कंपलसरी में क्या, जैसे मिड डे मील स्कीम के तहत जो है अपने, तो ये प्रलोभन देते हैं कि हर हाल में बच्चा कम से कम हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं ले पाया तो कम से कम 6 क्लास तक तो एजुकेशन ले ही ले। ये है राइट टू एजुकेशन। फिर इसी के तहत जैसे अपन देखेंगे सन 2009 में ये राइट टू एजुकेशन, मतलब अपना सॉरी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे बना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 2009 में बना वो। ठीक है, ऐसे। ओके, तो ये किसका आ गया, ये क्वेश्चन आता है बहुत कि कब जोड़ा गया, 2002 में, कौन से संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002, ये अनुच्छेद जुड़ा 21 है। तो इसको देखेंगे कि इस, है ना, 86वें संविधान संशोधन ने 3 जगह फर्क डाला है। ठीक है, इसने 3 जगह फर्क डाला है, एक तो डाला है मौलिक अधिकारों में, ये 21 का जोड़ा है, फिर एक देखेंगे अपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देश तत्वों में, और एक आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज में, लास्ट जो है कि वो, तो 3 जगह इसने प्रभाव डाला है
86वें संविधान संशोधन 2002 में आएगा। जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है 21 का। ओके, फिर आगे आओ अपन देखते हैं अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी का तो मतलब क्या होता है, अरेस्ट कर लेना, और निरोध का मतलब क्या होता है कि आपको कस्टडी में रखना। ठीक है, प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब आपको रख लिया हिरासत में। ठीक है, गिरफ्तारी तो अरेस्ट, और डिटेंशन का मतलब आपकी हिरासत नहीं दिखाई लेकिन फिर भी आप पुलिस कस्टडी के अंदर हो। यह है अनुच्छेद 22 में। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मनमाने ढंग से मतलब पुलिस गई और उठा के ले आई। ठीक है, तो उसको 3 स्वतंत्रताएं क्या है, हिरासत में लेने का उसको कारण बताना होगा कि तुम्हें इस कारण से उठा के लेके आए हैं। ठीक है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, आने जाने के समय को छोड़कर, कि जैसे पुलिस लेके जाती है कोर्ट तक उसको, वो समय उसमें शामिल नहीं होता है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट, ठीक है, दंडाधिकारी जैसे क्या होते हैं, जैसे अपन जैसे देखते हैं सेशन कोर्ट में जो होता है, और मजिस्ट्रेट क्या है जैसे एसडीएम होता है, उनके समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्वतंत्रता उस व्यक्ति के पास होते हैं जिसको पुलिस यूं कहती है कि अरेस्ट कर रहे हैं या तुम्हें थाने हमारे साथ चलना है। ठीक है, तो कारण बताना होगा, हिरासत का, वकील रखने का अधिकार, वकील से सलाह लेने का है, और 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे का मतलब क्या हो गया, एक दिन। ठीक है ना, मतलब एक दिन तो आपको मजिस्ट्रेट के पास में, एक दिन के अंदर तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही है। ठीक है, इसमें देखो आने जाने का समय नहीं गिना जाता है, और जो राजपत्रित अवकाश होते हैं ना, ठीक है, जैसे संडे की जैसे छुट्टी होती है जैसे कोर्ट्स में, तो वो भी ये इस 24 घंटे में नहीं गिना जाता। तो कई बार क्या होता है, पुलिस को इसको परेशान करना होता है ना, तो शनिवार को उठाती है उसको, या जैसे यूँ देख लेती है अगले 2 दिन छुट्टी है, होली वगैरह किसी भी कारण से, तो वो इसमें शामिल नहीं होते 24 घंटे। तो सैटरडे को उठा लिया तो संडे को उसकी खातिरदारी करती है पुलिस, फिर मंडे को पेश करते हैं। तो ऑलमोस्ट जैसे 2 दिन तक वो पुलिस कस्टडी में उसको पुलिस रख पाती है। ऐसे ये काम करता है। आने जाने और कोई राजपत्रित अवकाश है तो इसमें शामिल नहीं होता है। फिर क्या, ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, मतलब 2 प्रकार के व्यक्ति ये 3 स्वतंत्रता एंजॉय नहीं कर सकते। क्या क्या, शत्रु देश के निवासियों को, जैसे पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में अरेस्ट हुआ तो उसको नहीं है। दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन आप नीचे देखेंगे अपन, के तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों को निवारक निरोध, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की अभी देखते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के व्यक्तियों को 3 स्वतंत्रताएं नहीं है, किस किस को, शत्रु देश का नागरिक और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से अरेस्ट किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, निवारक निरोध अधिनियम ये क्या है, इसको अपन समझे, तो आओ इसको अपन समझते हैं ये क्या है। देखो आओ, निवारक निरोध, ठीक है ना, निवारक निरोध अधिनियम क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो पहले मैं बेस आपको समझा देता हूँ कि 2 तरह के अरेस्ट होते हैं, 2 तरह के। एक तो क्या है कि आप क्राइम कर चुके हो, ठीक है, ठीक है, उसको तो अपन साधारण अरेस्ट बोलेंगे। और दूसरा है कि आपने अभी क्राइम किया ही नहीं है, आप उसका सोच ही रहे थे, है ना, और पुलिस ने क्राइम करने से पहले आपको अरेस्ट कर लिया। जैसे आप प्लानिंग कर रहे थे कि हाँ अभी अपन ऐसे ऐसे हमला करेंगे, और पुलिस को मुखबिर ने सूचना दे दी और पुलिस ने दबिश मारी और आप पकड़े गए। तो आपने क्राइम किया ही नहीं लेकिन फिर भी पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, और दूसरा क्या, आप क्राइम कर चुके हो, आपने मर्डर कर दिया, ठीक है, तो पुलिस ने फिर आपको अरेस्ट किया। तो पहले में तो क्राइम हो चुका होता, दूसरे में क्राइम नहीं होता, उससे पहले अरेस्ट कर लेते। तो क्राइम करने से पहले जब अरेस्ट होता है तो इसी को अपन निवारक निरोध बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है ना, कि तुमको पहले ही प्रिवेंट कर दिया गया, क्राइम करने से पहले तुमको मौका ही नहीं दिया गया क्राइम करने का, तो तुमको प्रिवेंट कर दिया क्राइम करने से। निवारक का मतलब तुमको रोक दिया गया काम करने से पहले, क्राइम करने से पहले, और निरोध को आपने फिर कस्टडी में रखा जिससे कि वो क्राइम नहीं कर पाए। ऐसा है, आप कस्टडी में नहीं रखोगे तो क्राइम करेगा क्योंकि वो तो माइंड बना के बैठा है। ऐसे, ओके, आओ उसको पढ़ते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में निवारक निरोध संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, तो अभी अपन जैसे ये देखेंगे 3 में तो अपन मौलिक अधिकार में पढ़े रहे, फिर जैसे आएगा देखेंगे। अनुच्छेद 22 जैसे जो अनुच्छेद 22 के सॉरी अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6। तो अनुच्छेद 22 जैसे अपन देख रहे हैं, अनुच्छेद 22 में यही चल रहा है अभी। तो ये इसके खंड 3 मतलब आर्टिकल 22 से संबंधित है। जैसे अपने पढ़ा ना, आर्टिकल 22 में 3 तरह की स्वतंत्रताएं जो है, ये 2 प्रकार के व्यक्ति को वर्णित नहीं है, शत्रु देश का निवासी और निवारक निरोध। तो निवारक निरोध को अपन यहाँ देखते हैं, ऐसा है। ओके, आ जाओ देखते हैं, आओ।
ठीक है, निवारक निरोध ये क्या है देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में तो अपन ने देख लिया, अनुच्छेद 22 के अंदर निवारक निरोध का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। ठीक है ना, इसका मकसद क्या होता है कि अपराध करने से उस व्यक्ति को रोका जाए। ठीक है ना, अगर उसे अपन रोकेंगे नहीं तो वो क्राइम कर देगा। अपराध करने से रोकना है, ठीक है, यूं, ठीक है, इसको करने से रोकना इसको होता है, इसको मतलब निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, मतलब निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से होता है। जैसे अपन ने देख लिया ना, जैसे अगर नहीं रोके तो हो सकता है कि संसद में हमले का वो साजिश कर रहे थे तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। फिर क्या है, जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब क्या होता है, देखो उसके पास क्या क्या जैसे अधिकार वगैरह होते हैं वो अपन जैसे देखते हैं क्या क्या उसके पास होता है। देखो तब क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, वो व्यक्ति वो देखते हैं अपन। सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक की अभिरक्षा में मतलब कस्टडी के अंदर रख सकती है, 3 महीने तक, क्वेश्चन है ये। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है, निरुद्ध मतलब और आपको अरेस्ट में रखना है, तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है, एडवाइजरी बोर्ड का। तो क्वेश्चन ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन के दौरान कितने महीने रख सकते हैं, 3 महीने। तो उसके बाद सलाहकार बोर्ड से प्रतिवेदन लेना होता है, प्रतिवेदन होता है उसके अनुसार लेनी होती है रिपोर्ट। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, है ना, मतलब निरोध का आधार, निरोध के आधार मतलब निरोध जिस कारण से उसको डिटेंट किया गया वो आधार उसको बता देते हैं। किंतु जिन तथ्यों को लोकहित के लिए जरूरी समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। जिन तथ्यों को लोकहित के लिए, है ना, लोकहित के लिए, सॉरी लोकहित के लिए, है ना, जिन तथ्यों को लोकहित के लिए जरूरी समझा जाएगा उसे उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध तक, उसको अपन रीजन बताएंगे इस कारण से। लेकिन जैसे मान लो उसके 3 साथियों को अपन ने और पकड़ा अलग अलग समय से, तो ये तथ्य उसको अपन बताना जरूरी नहीं है, उसको हो सकता है कि वो अपने बयान बदल दे। तो ऐसे तथ्य जो कि लोकहित के लिए उस व्यक्ति से छुपाना जरूरी है, उन तथ्यों को प्रकट करना जरूरी नहीं है। निरोध के कारण कर दो, है ना, निरोध के कारण सूचित किए जाएंगे, है ना, निरोध के कारण सूचित किए जाएंगे। ये किस किस कारण से आपको डिटेन किया है ये कारण आपको बताया जाएगा। फिर क्या है, निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए यथाशीघ्र अवसर दिया जाएगा, है ना। अभ्यावेदन का मतलब कोर्ट में उसको पेश करने या कोर्ट में उसको वकील अपना केस फाइल करना, अपना वकील नियुक्त करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाएगा। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, 24 घंटे वगैरह ऐसा, है ना, जितना जल्दी संभव होगा, शीघ्र अतिशीघ्र, है ना, शीघ्र अतिशीघ्र ही है, संधि हुआ है तो शीघ्र अतिशीघ्र उसको अपन बोलते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे या 2 दिन 4 दिन में उसको अपने लिए वकील रखने के लिए या वकील चुनने या कोर्ट में पेश करने के लिए उसको मौका दिया जाए, बस ये शीघ्र अतिशीघ्र ये है। ठीक है, तो ये निवारक निरोध के तहत 3 उसके पास प्रोविजन है। अपन पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये लिखा हुआ है कि निवारक निरोध क्या है, निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन और दंडात्मक निरोध प्यूनिटेटिव डिटेंशन। ठीक है ना, निवारक निरोध तो क्या होता है कि आपने क्राइम किया ही नहीं है, उससे पहले आपको उठा लिया, और दंडात्मक निरोध में क्या है, आपने क्राइम कर दिया है तो अब आपको पनिशमेंट मिलेगा, प्रिवेंट तो कर ही नहीं सकते, पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, क्या है दोनों भिन्नता क्या है, जहां दंडात्मक निरोध, ये दंडात्मक निरोध में किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद, है ना, बाद विधिक प्रक्रिया लीगल प्रोसीजर का अनुसरण करने के लिए उपरांत ही बंदी बनाया जाता है। ठीक है ना, क्राइम करने के बाद। वहीं निवारक निरोध में निवारक निरोध की किसी कानून
निवारक निरोध के भी अलग अलग कानून है, जैसे नीचे वर्णित है। निवारक निरोध किसी कानून के अंतर्गत संभावित अपराधी को बिना अपराध किए, ठीक है ना, संभावित अपराधी, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था ऊपर, संभावित, आपने क्राइम किया नहीं, आप संभावित अपराधी हो, को बिना अपराध किए संदेह के आधार पर मुकदमा चलाए बिना ही बंदी बनाया जा सकता है। तो इसमें कितने वर्ड है, संभावित अपराधी, बिना अपराध किए, संदेह के आधार पर मुकदमा चलाए, संदेह के आधार पर तो है, आपके पास तो क्राइम किया ही नहीं उसने, तो प्रूफ तो है ही नहीं, अब तो संदेह के आधार पर आपने उसको अरेस्ट किया। तो निवारक निरोध के अंदर संदेह के आधार पर होता है, संभावित अपराधी है, ठीक है, और दंडात्मक में क्या है, क्राइम कर चुका है, तो बिल्कुल संदेह के आधार पे नहीं होता, वो सुनिश्चित अपराधी वो होता है, उसका अपराध बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये दोनों ये भेद है किस किस के अंदर, निवारक निरोध के अंदर और दंडात्मक निरोध, प्रिवेंटिव और प्यूनिटेटिव। प्रिवेंटिव का तो मतलब क्या, आपको प्रिवेंट कर दिया क्राइम करने से, और प्यूनिटेटिव क्या, प्यूनिटेटिव पनिशमेंट से निकला है, क्राइम कर चुके हो अब आपको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे। ओके, फिर अपन देखते हैं कि फैक्ट ये आ रहा है कि निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां, कौन कौन सी विधियां अपन बना चुके हैं निवारक निरोध के तहत, देखते हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950 का, ये 1971 में निरस्त कर दिया गया, ठीक है। कॉफी पोसा, ये अभी भी एग्जिस्टेंस में, कॉफी पोसा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज है ना, जो अपन देखते हैं डॉलर वगैरह, फॉरेन एक्सचेंज, एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, जैसे स्मगलिंग होती है जैसे जाली नोट की, हथियारों की, अपने ड्रग्स की, है ना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब आप डॉलर आपने अपने पास में रख लिए, और स्मगलिंग आप ड्रग्स वगैरह करते हो, इनसे आपको मतलब इनकी रोकथाम करेगा, इन गतिविधियों की, इसको बोलते हैं अपन कॉफी पोसा, ठीक है। ये 1971 का कानून है और वर्तमान में भी ये क्रियाशील है, आज की तारीख में भी। ओके, फिर तीसरा क्या, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, ठीक है, ये मीसा है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1978 में निरस्त हो गया। तो जैसे आप देखो कि लालू देवी की एक लड़की का नाम मीसा है, ठीक है, मीसा, मीसा भारती, तो उस समय क्या है, लालू जेल में थे, इसी के तहत अरेस्ट किया गया था उनको, इस 71 के अधिनियम के तहत ही। तो जब वो जेल में थे ना, तभी घर पे राबड़ी देवी ने डॉक्टर को एक जन्म दिया, और लालू यादव ने उन डॉक्टर का नाम क्या रखा, मीसा, मीसा भारती, ऐसे, मिस भारती नहीं, मीसा भारती, ऐसे। फिर बिंदु संख्या 4, चौथा कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1980 का, ये वर्तमान में भी लागू है, मतलब दो नंबर और 4 नंबर अभी वर्तमान में लागू है, ठीक है। फिर क्या है, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून 1987 टाड़ा, ठीक है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाड़ा 1987, ये 1995 में निरस्त हो गया। तो जैसे संजय दत्त, हाँ संजय दत्त पे जो चार्जेस लगे थे अपने 93 वाले बम कांड में बॉम्बे में, वो तो टाड़ा का भी चार्ज उनके ऊपर, इस टाड़ा के तहत भी चार्ज लगे थे, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो उनके घर जैसे AK-47 मिली थी, AK-47 वगैरह, AK-47 राइफल, तो इससे टाटा के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन फिर अपन जैसे देखते हैं 95 में ये कानून निरस्त हो गया। फिर अपन देखते हैं अत्याचारी विरोध अधिनियम 2001 पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट पोटा 2004 में, जब यूपीए फर्स्ट थी सोनिया गांधी, यूपीए फर्स्ट, तब इसको हटा दिया गया था, ये वाजपेयी का बनाया कानून था पोटा। वाइको का आपने नाम सुना होगा, तमिलनाडु, वो अरेस्ट हुए थे इसके तहत, ठीक है। तो ऐसे टोटल अभी 6 वेल नोन कानून है, जिसमें से कॉफी पोसा और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अभी वर्तमान में लागू है। तो ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन देखना है ना, लूसेंट वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, बाकी सार्थक फैक्ट तो अपन डिस्कस करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है आर्टिकल 22 से, कौन सा, तो दूसरा मौलिक अधिकार था, सेकंड मौलिक अधिकार, ठीक है। दूसरा जो मौलिक अधिकार था अपन ने, ठीक है, जो इसमें अपन ने स्वतंत्रता देखी, क्षेत्र की स्वतंत्रता जिसे उसमें अंदर ही आई थी, तो ये आर्टिकल था आर्टिकल 1900 लेके 22 तक, ठीक है, द्वितीय मौलिक अधिकार, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ एक बार कहाँ से अपन ने इसको पढ़ना चालू किया था, ये देखो, यहाँ से अपन ने चालू पर किया था पढ़ना, 1 सेकंड, 16 17 ये 19, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22, ऐसे अपन ने पूरा ये देखा आर्टिकल, मतलब सेकंड द्वितीय जो मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, वो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। ओके ओके, अब अपन पढ़ते हैं तीसरा मौलिक अधिकार,
ठीक है, तीसरा मौलिक अधिकार, यहाँ से शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार। ठीक है, ये तीसरा मौलिक अधिकार क्या कहता है? तीसरा मौलिक अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दो आर्टिकल है इसमें, 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, जैसे मानव की तस्करी होती है कई बार अंगों के लिए, कई बार प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति के लिए, तो उस ट्रैफिकिंग को रोकना है। और फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम को भी रोकना है। फोर्स्ड लेबर ये अपने भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो फोर्स्ड लेबर क्या होता था? जैसे आपको बगैर परिश्रम किया, बगैर मेहनत किया आपको काम करने के लिए लगा दिया जाता था। ठीक है, तो फोर्स्ड लेबर मतलब जबरदस्ती आपसे काम करा रहे हैं, वो भी बगैर पैसे दिए। ठीक है, तो ऐसा किस लिए होता था? जैसे मान लो किसी महाजन से किसी किसान ने उधार लिए पैसे 2000, फिर महाजन क्या करता था, उसमें मैनिपुलेशन कर देता था और वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो ब्याज और मूल जो रकम थी ऋण की, वो चलती रहती थी। और फिर महाजन की अनेक पीढ़ियां उस साहूकार के खेत में काम करने के लिए बाध्य होती थी। तो उसको अपन बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम और श्रम। और इसी के लिए वर्ड हिस्ट्री में यूज आता है विष्टि, 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 VISTHI, विष्टि, बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, है ना, व्यक्ति वो इंसान की खरीद बिक्री, बेगारी वही बेगार मतलब फोर्स्ड लेबर, तथा इस प्रकार की अन्य जबरदस्ती, इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम, ये श्रम है ना, है ना, खरीद बिक्री, बेगारी तथा इस प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के द्वारा दंडनीय अपराध है, आपको सजा हो सकती है जेल और आर्थिक दंड। ठीक है, तो इंसान की खरीद बिक्री, उससे जबरदस्ती श्रम कराना, या जबरदस्ती श्रम मतलब बगैर उसको पैसे दिए या उसकी मर्जी के बगैर आप उससे लेबर श्रम करवा रहे हो। फिर क्या, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कोई भी अनिवार्य सेवा बिना किसी भेदभाव के अधिरोपित कर सकता है। कोई भी अनिवार्य सेवा बिना किसी भेदभाव के अधिरोपित कर सकता है। ये क्या चीज है? देखो, जैसे मान लो भूकंप आ गया, तो अपन जैसे देखते हैं जो स्काउट्स है, ठीक है, तो वॉलंटरी सर्विस वगैरह के लिए सरकार दबाव डालती है। जैसे कोविड के तहत भी सरकार ने वॉलंटरी सेवा के लिए जो ट्रेन वॉलंटियर्स है उन पर दबाव डाला, तो उसके बदले में आपको किसी भी तरह का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। तो ये है, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए कोई भी अनिवार्य सेवा बिना किसी भेदभाव के अधिरोपित कर सकता है। तो सरकार ने स्काउट गाइड्स को बोला कि जाओ और खड़े हो जाओ चौराहे पे, और कोई वेतन वेतन में नहीं दिया, तो अपन को ये इसका उदाहरण नहीं माना जाएगा बलात् श्रम का, है ना, क्योंकि सरकार का जो प्रायोजन है वो पब्लिक पर्पज है, वो एक हेल्दी पर्पज है, इसलिए। ओके, ओके। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 24, चाइल्ड लेबर, है ना, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर पर भी 2016 वाला एक्ट भी बना है लेटेस्ट, तो उसमें परिभाषा चेंज है। ये अपन मेंस वाले टॉपिक में भी है, चाइल्ड लेबर अपना अधिनियम उसमें लिखा हुआ है, तो मेंस में चर्चा भी हुई है और अपन करंट में इसकी और कर लेंगे। अभी अनुच्छेद देखते हैं, मेन जो अनुच्छेद क्या कहता है। बलात् श्रम 24, है ना, ये क्वेश्चन आएगा ये कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो 24, है ना, तो 24 घंटे बच्चों से काम लेते हैं, ऐसे याद रखने लेना अपन को। तो देखो इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को, है ना, एज क्या है 14 वर्ष, ठीक है, और आर्टिकल क्या है 24, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। आर्टिकल नंबर 24 मतलब 24 घंटे 14 वर्ष से कम बच्चों को काम लेने संबंधी, ऐसे याद रखना है, 24 घंटे 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम भरे कार्य जिनमें उनके जीवन पर रिस्क हो सकती है पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। और फिर ये अपना चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट था 1986 का, 2016 में इसमें संशोधन हुआ है, उसको अपन करंट में देखेंगे, अधिनियम इंपॉर्टेंट है। ओके, उसमें चाइल्ड एंड एडल्ट दो की जैसे उसमें परिभाषा है, बाल वयस्क युग, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24 है। अभी आर्टिकल पे ध्यान रखो, ये जो सुमिलित में आएगा काफी क्वेश्चन इसमें है। तो 23 तो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात् श्रम, और 24 है बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। तो ये था अपना आर्टिकल 23 से 24, और मौलिक अधिकार कौन सा? तीसरा,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बलात्श्रम, बाल श्रम, है ना, बाल श्रम और बलात्श्रम ऐसे। तो ये सारे एक तरह से शोषण थे। इन शोषणों के विरुद्ध अपने को अनुच्छेद 23 और 24 में सुरक्षा मिलती है शोषणों के विरुद्ध। समझ गए? तो ये था ऐसा। ओके, ऐसा ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये चौथा अपना मौलिक अधिकार है, फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये अपने जाता है आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। ठीक है ना, ये चौथा मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, ये क्या बोलता है? अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण और प्रचार, तीन शब्द है ये, है ना, मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या? अंतःकरण की और धर्म की। अंतःकरण तो क्या बोलता है? जो मेरा मन बोलता है वो, और धर्म वो जिस धर्म के आप अनुयायी हो। जैसे क्या होता है कई बार, जैसे नास्तिक जो होते हैं वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो अपने अंतरात्मा की आवाज को मानते हैं, परम शक्ति को, तो उसको अपन बोलेंगे अंतःकरण। और धर्म मतलब जैसे मान लो आप हिंदू धर्म, मुस्लिम, जो भी अपने धर्म उनसे बंधे हो, तो धर्म जो आपको बोलता है उस हिसाब से आप काम करते हो, है ना। तो अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानना, आचरण और प्रचार करना, मतलब मानना मतलब मेरा उनमें विश्वास रखना, आचरण उस अकॉर्डिंग जो आप आचरण करते हो, जैसे सुबह 4 बजे उठ के आप अगरबत्ती करके पढ़ने बैठते हो तो आचरण है। और प्रचार मतलब फिर सबको बताना कि देखो मैं अगरबत्ती करके पढ़ता हूँ तो मेरे को नींद ज्यादा आती है। ऐसे मतलब प्रचार कर सकते हो आप, ये है ना। तीन चीजें ये, मानने, आचरण करने और प्रचार करने। किसका? अंतःकरण की और धर्म का। ठीक है ना, कॉन्साइज अंतःकरण, ये कॉन्साइज क्या होती है? अंतरात्मा की आवाज, वो, है ना। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, किसी धर्म को जिसको आप मानते हो। ठीक है, ये क्या कहता है देखते हैं कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए, है ना, फिर या कोमा, सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने का समान अधिकार। ठीक है ना, मतलब इन तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। किसी भी धर्म का आप मानोगे, आचरण करोगे, प्रचार करोगे, तीन चीजें, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने का समान अधिकार होगा। बस ये तीन चीजें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्या? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो एक क्वेश्चन यही आया हुआ अपने कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये सब्जेक्ट टू व्हाट है, किसके परिप्रेक्ष्य में या किन से ये सीमित होता है? ये तो इन तीन से सीमित होता है, ये लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ये क्या है? देखो लोक व्यवस्था क्या है कि जैसे आप सुबह 3 बजे उठ के आप माइक चालू करके आप आरती नहीं बजाने लग जाओगे, तो वो लोक व्यवस्था है। ठीक है। सदाचार क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का, जैसे आप ऐसा महिमा मंडन नहीं करोगे, जैसे सती का महिमा मंडन नहीं करोगे आप, समझ रहे हो, जैसे अपने संलेखना अंदर में उसका आप नहीं करोगे प्रचार प्रसार, तो उससे क्या होता है? समाज के अंदर सदाचार बाधित होता है। और स्वास्थ्य क्या कि जैसे आपने जैसे कई बार पोस्ट बड़े का आयोजन रख लिया और देखा कि पोस्ट बड़े में आपने मतलब जो खराब जो दाल थी उसके पकौड़े खिला दिए, समझ रहे हो। या जैसे आपने जैसे देखा होगा सावन में जैसे अपने डिग्गी यात्रा निकलती है, तो लोग रोक बाग जो रोड पे पैदल जा रहे होते हैं उनको रोक रोक के नाश्ता करवाते हैं अपन। ठीक है। या जैसे अभी अपने निर्जल एकादशी अभी गई थी अपने जेठ माह में, तो उसमें क्या होता है? रोक रोक के आपको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं। तो उसमें ये नहीं कि आप रुक नहीं रहे तो आपको जबरदस्ती से आपके कपड़े पकड़ के खेच रहे, नहीं नहीं तुमको तो पानी पी के जाना है, प्रसाद लेना है। ठीक है ना, तो वो सब सदाचार और स्वास्थ्य है। आप किसी को मतलब जबरदस्ती नहीं रोक सकते कि रुक पानी पी के जा, नहीं तो मारेंगे तेरे को, समझ रहे हो। तो सदाचार के विरुद्ध नहीं जा सकते। और फिर आपने निर्जल एकादश में ऐसा पानी पिला दिया कि उनके जॉन्डिस हो गया, तो आपका जो धर्म का प्रचार करने का जो अधिकार था ना, खटाई में पड़ जाएगा और जेल में पड़ जाओगे। समझे? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अपने धर्म को मान्य, आचरण और प्रचार करने के लिए, ये चीज है। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, पब्लिक ऑर्डर, पॉलिटी एंड हेल्थ। ऐसे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। फिर क्या है? कृपान धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग
माना जाएगा, कृपाण छोटे से जो सूर्यनुमा होती है। फिर क्या है, हिंदुओं के प्रति निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हिंदुओं का संबंध किस किस से है, कि जो सिख, जैन और बौद्ध जो है ना वो भी हिंदू धर्म में गिने जाते हैं। हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वालों के प्रति भी निर्देश तथा संस्थाओं से तात्पर्य भी इन सभी संस्थाओं से है। जैसे संस्थाओं मतलब हिंदू धर्म की संस्थाओं में जो सिख गुरुद्वारे हैं, जैन जैसे जो अपन मठ देखते हैं, और बौद्ध जो अपन मठ देखते हैं, ये सब उसके अंदर हिंदू संस्थाओं में शामिल होते हैं। और हिंदू धर्म के अंदर सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी शामिल होते हैं। ओके, फिर 25 से 28 तक है ना धर्म के अंदर चौथे में, तो 25 देख लिया। अब 26 अपन देखते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता क्या है, अनुच्छेद 26 में ये अपन देखते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये क्या है, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण, है ना, जैसे मुस्लिम धर्म अपने मकतब मदरसे लगा सकता है, हिंदू धर्म मंदिर स्कूल चलाता है ना, तो इस तरह के अपने संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनको पोषण करने विधि सम्मत संपत्ति अर्जन, जितना लॉ अलाउ करता होती है वो संपत्ति एक्वायर कर सकते हैं। स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है ना, मतलब उस टेम्पल की पूरी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, जैसे गुरुद्वारे में SGPC है, सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनको उस संस्था का स्वामित्व व प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। जैसे आप मोती डूंगरी मस्जिद देखो तो पूरा इसका ट्रस्ट जैसे बना हुआ है इसके प्रशासन वगैरह के लिए, ऐसे। ठीक है, फिर अनुच्छेद 27 अपन देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता में किसी विशिष्ट की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। विशिष्ट धर्म आएगा नहीं, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म किसी विशिष्ट धर्म, धार्मिक कार्य विशिष्ट धर्म की है ना, विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय करो। ये क्या है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। क्या है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो उसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई। मतलब क्या है कि सरकार आपको फोर्स नहीं कर सकती कि तुम पे टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स के द्वारा क्या होगा, हम अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था करेंगे या हज की व्यवस्था करेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे टैक्स नहीं लगा सकती सरकार जिसकी आय, मतलब उस टैक्स से अर्जित आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के व्यय में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। विशेष रूप से कोई बात नहीं, चलो विशेष रूप से हटा दो, व्यय करने के लिए निश्चित कर दी गई है ना। तो आप पे कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती, ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती जिसकी आय, मतलब उस टैक्स की, ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते जिससे उस टैक्स से होने वाली आय को किसी धर्म के प्रोत्साहन या प्रयोजन के लिए सरकार खर्च करे। तो ऐसा कोई टैक्स सरकार अपने ऊपर नहीं लगा सकती। ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 27। ओके, फिर अपन देखते हैं अनुच्छेद 28। ठीक है ना, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित, राज्य विधि है ना, राज्य ये निधि है, ये राज्य विधि से पूर्णतः पोषित निधि आएगा यार, ये वर्ड है ना। एक सेकंड देखिए, मतलब राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, एक निधि है, राज्य निधि है, विधि नहीं है, राज्य निधि है ना। क्या है, क्या है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई अपन रिलीजियस या धार्मिक शिक्षा
नहीं दे सकते। क्या है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये क्या कहता है देखो, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि, राज्य निधि है ना, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में होने वाली उपासना में किसी भी व्यक्ति को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। है ना, कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कूल्स है ना, जिनको गवर्नमेंट सहायता देती है, उनमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, वो सभी धर्मों के लिए वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खुले रहेंगे। ऐसा है ये अनुच्छेद 28 के अंदर। ठीक है, तो ये था अपना चौथा मौलिक अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। तो यहाँ से अपने देखना, इसको अपने चालू किया। ये चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, 25 में ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। 26 के अंदर धार्मिक कार्यों की धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की संस्था, मतलब अपने संस्थाओं को चला सकते हैं। फिर 27 के अंदर था करों का संध्याय नहीं कर सकते ऐसे करों का संध्याय जो कि किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए खर्चों, उन्हें ऐसे करों किया है। ठीक है, फिर राज्य निधि से पोषित संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यह अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28, 25 से लेकर 28 तक जो है वो कौन सा मौलिक अधिकार है? चौथा मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता। ओके, अब अपन जैसे देखते हैं पांचवा मौलिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आ जाओ, पांच छोटे से लिख लेते हैं। ठीक है ना, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें भी वही दो आर्टिकल है, 29 और 30, जैसे अपन ने देखा था अपन सोशल मीडिया, उसमें भी दो आर्टिकल 23 और 24 ऐसे। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार लिखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, ये क्या बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा, लिपि, संस्कृति, जाति, धर्म के आधार पर उन्हें किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि अपने संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग किस आधार पर परिभाषित है? इस आधार पे, भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर। ठीक है, और कितने अल्पसंख्यक वर्ग अपने? टोटल अभी 6 है। ठीक है, लेकिन जो है इन 6 की परिभाषा है ना, मतलब कैसे होंगे, क्या होंगे, पैरामीटर जो है अल्पसंख्यक वर्ग के, कि कोई वर्ग जैसे अल्पसंख्यक वर्ग कैसे माना जाएगा, इसके कुछ पैमाने तो होंगे ना। उन पैमानों का वर्णन संविधान में कहीं भी नहीं है। कहने का मतलब ये कि संविधान अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा नहीं देता है। ठीक है ना, बस ये लिखा हुआ है कि इन 3 के आधार पे आप अल्पसंख्यक कहलाओगे, भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पे। ठीक है, और 6 अपने आज की तारीख में अल्पसंख्यक वर्ग है। ये 6 कौन से हैं? मैंने आपको सिटीजनशिप वाले भाग 2 के अंदर भी बताया था, जो नागरिकता संशोधन कानून है उसमें। ये याद रखना, अपन को बीजेपी में शामिल होने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? अपन को एमएससी की डिग्री चाहिए, ये क्लू है। ठीक है, बी से बुद्धिस्ट, जैसे जैन, पी से पारसी, एम से मुस्लिम, एस से सिख और सी से क्रिश्चियन। ये टोटल 6 समुदाय हैं आज जिनको कि अपन ने अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया हुआ। समझ गए, टोटल 6 है ये। ठीक है, कौन? बीजेपी में शामिल होने के लिए क्या चाहिए? डिग्री एमएस। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है ना 2016 वाला, 19 वाला, ये शाहीन बाग वाला, उसमें इस एम को अपन ने क्या कर दिया? एम को उस एम में, एम की जगह अपन ने उसको एच कर दिया था, एच फॉर हिंदू, भाग 2 में जो पढ़ा था, है ना। तो ये बीजेपी एमएससी याद रखो। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 29 है, माइनॉरिटीज से संबंधित, 29 माइनॉरिटीज। ठीक है, दोनों 11 माइनॉरिटीज भाग, अल्पसंख्यक भाग रहे हैं। 9 2 11 तो आपने जाना ही होगा, दोनों 11 वोट जान लो। तो ये भाग रहे हैं अल्पसंख्यक डर से, यूं है ना, कहां से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे वहां से भाग के भारत आ रहे हैं, ऐसे यूं याद रख लो। 9 2 को दोनों को तो कर ही सकते हो यार, ऐसा क्या है? यूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह इसको आपको ध्यान में रखना।
किस किस आधार पे? भाषा लिपि संस्कृति के आधार पे। कितने हैं? 6 हैं। कौन सा अनुच्छेद है? 29 है। ओके, अब आओ देखते हैं आर्टिकल 30। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, है ना। अल्पसंख्यक वर्ग जो बीजेपी एमएससी पढ़ा वो अपनी शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी उन्हीं के हाथ में होता है। क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एस्टेब्लिश कर सकते हैं और फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना ही पड़ेगा। ये माइनॉरिटीज के पास अधिकार है। क्या है? धर्म या भाषा पर आधारित, है ना। धर्म और भाषा मतलब इसमें ये भाषा, लिपि और संस्कृति ऐसे सब याद रख लेना इसको, है ना। धर्म या भाषा पर आधारित, ठीक है। एक है ना, धर्म या भाषा पर आधारित, यहाँ ये वर्ड धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं चलाने, एडमिनिस्टर करने का और सरकार उसे अनुदान देने की किसी भी तरह में भेदभाव नहीं करेगी, है ना। वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे और सरकार उनको अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। सरकार इन सबों को बिल्कुल समान भाव से देखेगी। बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, ठीक है, सबको अनुदान देगी सरकार, ऐसे, ठीक है। तो ये अपना 5वां मौलिक अधिकार था, संस्कृति और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार, और इसमें 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और 30। ओके, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं 30 के बाद जो अगला आर्टिकल आएगा वो 31 है। 30 के बाद क्या आना चाहिए? 31 आना चाहिए ना कायदे से। और चलो अब आगे देखते हैं क्या है 30 के बाद। 30 के बाद तो सीधा ही क्या आ गया? अरे ये तो 32 आ गया 30 के बाद सीधा ही। 30 के बाद ये क्या आ गया? ये तो 32 आ गया, है कि नहीं। 30 के बाद क्या आ गया? 32 आ गया। तो 31 कहाँ गया? कहाँ गया 31? कहाँ गया 31? चलो मुझे कमेंट में बताओ फटाफट, अनुच्छेद 31 कहाँ गया है। चलो हिंट देता हूँ कि संपत्ति का अधिकार था यहाँ पे 31 अनुच्छेद लिखित। कहाँ गया मुझे बताओ, कहाँ है? फटाफट कमेंट करके बताओ। कमेंट में 2 आंसर आने चाहिए फटाफट। एक तो ये है और एक मैंने अभी ऊपर पूछा था, ठीक है। तो फटाफट आंसर दो कमेंट में। ओके ओके।